नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपन गुप्ता। आज 5वें चरण के चुनाव हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, और इस वक्त जितनी ज्यादा गर्मी है, चुनाव भी उसी तरह गर्म हो रहे हैं। सुबह पूरे देश के अंदर चुनाव जो थे बहुत तेजी से साथ बढ़ रहे थे आगे, लेकिन दोपहर की गर्मी के बाद थोड़ा सा कम हो गए। लेकिन शाम ढलते ढलते लग रहा है कि चुनाव जो है एक बार फिर मतदान जो है तेजी आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के अंदर बारामूला सीट के लिए भी आज मतदान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 बजे तक वहां 32 पॉइंट से ज्यादा 32.5 से ज्यादा मतदान हो चुका है, और शाम तक हो सकता है एक रिकॉर्ड बन जाए। अब ये किस ओर जा रहा है मतदान, क्या हो रहा है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे साथ ब्रिगेडियर विजय सागर दीवान साहब हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रिगेडियर साहब, चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। पहले 5 चरणों में 4 चरणों की बात करें तो 2 सीटों का चुनाव जम्मू में हो चुका, कश्मीर का श्रीनगर में एक चुनाव हो चुका, आज बारामूला में चुनाव हो रहा है, और अनंतनाग का चुनाव रह गया, लद्दाख का भी आज हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, श्रीनगर के चुनाव हुए शांति, जम्मू के चुनाव हुए शांति, उधमपुर का चुनाव हुए शांति, कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। लेकिन बारामूला के चुनाव और अनंतनाग के चुनावों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इन कॉन्स्टिट्यूंसी में सिलेक्टिव किलिंग जैसे कल हुई। सरपंच है, उन्हें मारा गया, भारतीय जनता पार्टी का सरपंच था। 2 टूरिस्ट थे हमारे, उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। शुक्र है भगवान का कि उनके ट्विंस बच गए। वो भी क्या रीजन है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है डिलिमिटेशन होने के बाद मिलिटेंट्स को, आतंकवादियों को पसंद नहीं आ रही, और पाकिस्तान को नहीं लग रहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसको जम्मू के साथ जोड़ा गया है, इसलिए बार बार यहीं पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं। रजौरी के अंदर हो रहे हैं, शुपैया के अंदर हो रहे हैं, और यहाँ पे NI के बहुत से ऐसे छापे भी पड़े हैं, पकड़े भी गए हैं। ये सब कुछ इसी जगह पे क्यों हो रहा है, इसका क्या रीजन है? देखिए आदर्श जी, जो सबसे पहले आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत सही है। जम्मू कश्मीर में 5 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, और अगर इसका आप एनालिसिस करें पिछले 1 महीने से या 2 महीने से या आई वुड से 2 साल से, जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है टेररिस्ट की, जो कि पाकिस्तान के ISI स्पॉन्सर्ड है, और मेरे विचार में ये भारत के लोकतंत्र के ऊपर डायरेक्ट हमला है। पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड ISI जो शायद CIA का टूल हो सकती क्या है राधा। अभी अगर इसको इवेंट्स को हम एनालाइज करें, पॉलिटिकल इवेंट्स अपार्ट, मैं बात करता हूं टेररिज्म के इंसिडेंट्स की, आप देखेंगे कि जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई हमने किलिंग्स या कोई ऐसा नहीं देखा। उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने ऐसा कोई नहीं देखा। श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने कोई शायद एक आधी कोई बड़ी झुटपुट घटना जो शायद बड़े सुर्खियों में नहीं आई। बिल्कुल। सिर्फ बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी और आपने अनंतनाग बोला, मैं बोलूंगा रजौरी पुंछ अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि आप जम्मू वालों को मत पीछे छोड़िए। तो यही 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में है कि जहां पे कुछ एक्टिविटी हुई है। अब जहां तक बारामूला का सवाल है, वहां इंसिडेंट हुए हैं 1-2, और सर्च एंड कासो ऑपरेशंस, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस करे हैं, पर वहां पे बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं जो कि वारदात करना चाहते थे और नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों को NI ने उनकी प्रॉपर्टीज जब्त की हैं। बट अगर हम अनंतनाग की तरफ आते हैं तो सारी की सारी एक्शन जो है अनंतनाग रजौरी पुंछ में है। रजौरी पुंछ में कुछ लोग पकड़े हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जब्त हुई हैं, बट वो भी इतनी ज्यादा नहीं जितनी बारामूला में। इसका मतलब बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस की सक्सेस हायर है एज कंपेयर टू रजौरी पुंछ अनंतनाग। अब ये सारी बातें जो है ज्यादा के ज्यादा अनंतनाग यहाँ पे क्यों हो रही है, इसके कुछ कारण ये हो सकते हैं कि
जो ये डीलिमिटेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी जोड़ी गई है, ये शायद पाकिस्तान के जो आईएसआई के पंडित हैं उनके कैलकुलस में ये शायद नहीं होना चाहिए था, ताकि वो जम्मू और कश्मीर को डिस्टिंक्ट रख सकते। और जहाँ की हमारे मोदी का सरकार का सवाल है, और उन्होंने ऑब्वियसली मंत्रणा करी होगी जस्टिस रंजना के साथ भी, उन्होंने कोशिश किया है कुछ इंटीग्रेशन करने का। जो राइट है या रॉन्ग है पर्सपेक्टिव हमारा जम्मू वालों का, श्रीनगर का, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पर बेसिक बात मैं अभी ये कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लली आईएसआई वाले इसको ठीक नहीं मानते। तो उन्होंने जितनी भी कार्रवाई करी है वो इसी इलाके में करी है। दूसरा कारण ये है कि ये जो इलाका है यहाँ पर जो डेंस फॉरेस्ट हैं, ब्रोकन टेरेन है, और हाई ऑल्टीट्यूड हाई ऑल्टीट्यूड पर से कम बट जनरली ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, डेंसली फॉरेस्टेड है। और यहाँ पे उतना जो प्रिवेंटिव सिक्योरिटी करनी चाहिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोफिलेक्टिक सिक्योरिटी ही रख सकते हैं, इंडिविजुअल को सिक्योरिटी आप नहीं दे सकते। तो इसमें उन्होंने कुछ अटैक आर्मी पे किए, कुछ एयरफोर्स के ऊपर किए, कुछ लोन जैसे कोई फॉरेनर आउटसाइडर पे किए। जैसे अभी आपने बोला अजाज अहमद जो एक सरपंच थे, उनको परसों रात को मारा गया। अब उनको मारने का क्या कारण हो सकता है? ये एक वीडियो वायरल हो रहा है कल से उनका, एक जो कह रहा है, वो बार बार चीख के कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ, बीजेपी का समर्थक हूँ। हालांकि जो सरपंच वगैरह है ये सारे जो इलेक्शन लड़ते हैं पार्टी लाइन पे नहीं लड़ते। उसका कारण ये है कि अगर ये पार्टी लाइन पे आ जाएं तो इनकी जो सिक्योरिटी है, स्पेशली जो बीजेपी के कैंडिडेट्स होंगे या प्रो इंडिया कैंडिडेट्स होंगे, सब उनकी इतनी सिक्योरिटी उस हिसाब से नहीं दे पाएंगे। तो ये उसके बावजूद बोले, और यहाँ तक कि उन्होंने आंकड़े दिए। उन्होंने बोला देखिए मेरी जो पंचायत है उसमें 2.5 करोड़ का काम हुआ है। कहते हैं 2.5 करोड़ का जो डेवलपमेंट वर्क तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कभी नहीं हुआ, आज यहाँ खाली मेरी पंचायत में हो रहा है। तो हो सकता है कि उसका वो जो भाषण सुन के उसको, और एक इंडिविजुअल जो रात के 10:30 बजे आपने वो कहीं से आ रहा है और उसको किसी ने गोली मारनी है, तो कोई आई मीन इसकी प्रिवेंशन बहुत मुश्किल है। मैं नहीं बोलता कि इट इज़ पॉसिबल 100%, पर प्रिवेंशन मुश्किल। तो उसी तरीके से अगर आप दूसरा पहलू देखें, वेल आई डोंट नो, पर ये सब लोग जानते हैं, जैसे मैंने भी टेररिज्म में पीएचडी करी थी। कुछ एक पर्टिकुलर पार्टी है जिनका ये गढ़ है अनंतनाग, और साथ में उनके जो लिंक्स हैं जिनको उन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर भेजा, या जो वो हम कहते हैं कि जब उनकी सरकार थी तो उस वक्त टेररिस्ट को खुली आज़ादी थी, पॉलिटिक्स उनको प्रोटेक्ट करते थे, पुलिस या गवर्नमेंट एजेंसीज को रोका जाता था उनको पकड़ने में। तो शायद वो भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि वो एंटी बीजेपी, जो हालांकि बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं फील्ड किया है, परंतु उनके सपोर्टेड कैंडिडेट हैं। और अभी उन्होंने, पहले तो उनसे यही पूछा जा रहा था कि आपका कैंडिडेट क्यों नहीं है, अभी उन्होंने खुल के बोलना शुरू कर दिया है कि भाई हमें ये स्ट्रेटेजिक मूव है, हमें लोगों का विकास चाहिए, उनका विश्वास चाहिए, हमें कुर्सी नहीं चाहिए। अगर लोग हमारे फेवर में बोलते हैं तो ठीक है, आस्ता आस्ता बढ़ेंगे। तो हो सकता है जो उनके फेवर में आ रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पार्टी को बढ़ावा देने के लिए उनके खिलाफ कोई मुहिम चली जाए। तो ये 3-4 कारण जो हैं हो सकते हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं। ब्रिगेड साहब, एक चीज है ना, जब से ये डिलिमिटेशन हुआ है, जम्मू का कुछ हिस्सा रजौरी पुंछ का डिस्ट्रिक्ट जो है अनंतनाग में गया है, उसके बाद ही रजौरी में ज्यादा अटैक्स होना शुरू हो। ठीक, यहाँ तो उनको लग रहा है कि हमारा ये मुगल रोड जो है एक सिल्क रूट था इनका, आतंकवादियों का जाने के लिए आराम से निकल जाते थे, और शायद मुगल रोड को किसी पर्पज के लिए खोला गया, वरना कहाँ पुंछ से जम्मू आके जम्मू से कश्मीर जाना, फिर उसके लिए एक लंबा रूट पड़ता है, इस बीच में से 50 जगह आपके पर चेक पोस्ट है, बहुत कुछ है। पाकिस्तान को भी लग रहा है कि ये जो डिलिमिटेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है ये उनके लिए सेफ नहीं है। एक वजह ये भी है, दूसरी है दहशत फैलाने के लिए, ताकि लोगों के अंदर ये डर पैदा किया जाए, और आने वाले चुनावों में एक सामने सरपंच को मार दिया, टूरिस्ट को जख्मी कर दिया, ताकि एक ऐसा लगे लोगों को कि हम वोट कम डाले, जहाँ पे मतदान कम हो, और सरकार को लगे कि हमने को गलती कर दी है इसको डिलिमिटेशन करके। अनंतनाग को अलग रखना चाहिए था, रजौरी को जम्मू के साथ रहना चाहिए था। इसी वजह से दहशत फैलाई जा रही है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया ना, जो रजौरी पुंछ और अनंतनाग की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ये टेरेन बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप रजौरी पुंछ में, जैसे मैंने बोला, थिकली वुडेड फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, उसी तरह से अगर आप अनंतनाग में भी आ जाएं तो ये भी काफ़ी, हालांकि ये प्लेन एरिया है वैली का,
पर काफ़ी थिकली वोटेड है, और पीर पंजाल का जो इलाका है प्लस तराल के जो जंगल हैं वो एक आइडियल पोजीशन है इनके छुपने के लिए। और अगर ये रोड खोल दी जाए तो ये किस्म की इन्फिल्ट्रेशन की हाईवे है। अभी अगर आप देखें आफ्टर ये रोड खुलने के बाद, ऑफ कोर्स बाद में कॉन्स्टिट्यूंसी भी डिलिमिट दोबारा हो गई, अभी जो रजौरी पुंछ के अंदर जितनी भी माइग्रेशन हुई हैं कश्मीर वैली से, वो बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो रिलीजियस लेवल पे हों। फिर रजौरी पुंछ में सडनली आप देखें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ गई, यानी यूनिवर्सिटी आ गई पूरी। अब वो सारे लोग जो अनंतनाग वगैरह के श्रीनगर जाते थे वो इधर आ गए। अब ये एक सोची समझी चाल हो सकती है दोनों तरफ से, डबल एज वेपन। तो कोशिश ये करनी है कि इस एक्सपेरिमेंट को जो मोदी गवर्नमेंट ने किया है या उनके डिलिमिटेशन कमेटी ने किया है, जिस भी तरीके को हाथ में रख करके, अब अगर यहाँ पे वोटर टर्नआउट ज़्यादा हो जाता है तो पूरी दुनिया में खबर फैल जाएगी भाई ये जो काम कर रही है मोदी की सरकार कर रही है वो सही कर रही है। और अगर इसको लो दिखाया जाए तो वो पूरी दुनिया को पाकिस्तानी बोल सकते हैं कि देखिए इन्होंने 370 आर्टिकल हटा दिया, लोगों की जो लाइफ थी इंटीग्रेट करने की कोशिश की, परंतु लोग इसको नकारते हैं, इसलिए वोटिंग के लिए नहीं आ रहे। तो यहाँ पे जो शुरू किया था, आई थिंक 1 जनवरी 2022 में शायद डांगरी हुआ था, उसके बाद बट्टा दूरियाँ कांडी वगैरह वगैरह, वो पहला शायद कारण था चाइना का इशू था, दूसरा पाकिस्तान इलेक्शंस का था, परंतु अभी इंडियन इलेक्शंस हैं तो ये सीरीज में इवेंट्स चलते जा रहे हैं। ज़्यादा टर्नओवर की आपने बात की है, टर्नओवर को लेकर दोनों के मत अलग अलग हैं। अब जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो गया, जो कि हमने बहुत काम किया है, वहाँ पे हमने माहौल ऐसा पैदा कर दिया है कि हर एक को मौका मिले वोट डालने का, हर नए वोटर जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं टर्नओवर इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि 370 और 35 से हटाने के बाद, यूटी बनने के बाद, लोग नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट यहाँ से उनका जाए जो इनके हक में बोले, वो इनके विरुद्ध बात करे, इसलिए टर्नओवर ज़्यादा है। नहीं दर्श जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी नॉलेज ज़्यादा है, पर मैं इसको ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अगर लोग एंटी 370 होते तो कुछ भी इशू हो सकता था। मेरे को लगता है कि लोग जो हमारी इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन उनके साथ है, लोग 370 के जाने से खुश हैं। और वो जो यूथ है, यूथ समझ गया है कि भाई अगर टेररिस्ट बनने की कोशिश करेंगे, बुरहान वानी की तरह AK-47 और फटीग्स में फ़ोटो खिंचवाएंगे, तो वो कैरिश्मा नहीं है अभी। क्योंकि अगर आप टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाते हो तो आपकी जो लाइफ है, ये मेरा पर्सनल इंटरव्यू लोगों के साथ है, ये 3 या 4 महीने से या 4 हफ्ते से ज़्यादा नहीं है। और आपके भाई बंधुओं के ऊपर जो उनके ऊपर बुलडोजर चलेंगे, प्रॉपर्टियां जब्त होंगी, उनके ऊपर करा जा रहा है, वो अनएक्सेप्टेबल है। और ऊपर से जो इंडिया में जो इतना डेवलपमेंट हो रहा है इवन विद इन कश्मीर, वो कहते हैं क्यों नहीं हम भी इसका हिस्सा बने। तो मेरी रिसर्च ये कहती है, अब बातें तो आप सुन रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि एंटी 370 वोट आएगा अगर हायर टर्नआउट होगा, ये सिर्फ एक सोची समझी एक टूल किट है, नैरेटिव है, जो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स बोल रहे हैं। बिल्कुल कॉमन मैन मेरे को नहीं लगता, हो सकता है थोड़ा उनसे इफेक्टेड भी हो, पर बाय एंड लार्ज कॉमन मैन जो है, जो अभी मैं आपको बोला मैं टूर पे जाता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, तो वो मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतना लेवरेज है, इतना सोचते हैं कि इनको 370 को वापस लाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सारी कहानी यही है कि अगर हायर वोटर टर्नआउट दिखा दिया जाता है तो पूरी दुनिया में ये जाएगा कि वॉट एवर पाकिस्तानीज आर डूइंग, बिकॉज अब ये ओपन सीक्रेट हो गया, पाकिस्तान कितना भी डिनायल मोड में रहे वो सबको मालूम है। तो इस तरह का मुझे लगता है कि ये शायद सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का नैरेटिव बिल्डिंग। एक चीज़ और भी है, आज उमर अब्दुल्ला ने भी स्टेटमेंट दी है कि जिस वक्त सरकार कहती है कि जहाँ पे टूरिस्ट, रिकॉर्ड टूरिस्ट आया है, पीस हो गया, सब कुछ हो गया, जैसी ऐसी स्टेटमेंट आती है तभी कोई ना कोई सेलेक्टिव के लिए टूरिस्ट मारे जाते हैं। सरकार, उनके कहने का मतलब यही था कि सरकार को इस तरह से बढ़ चढ़ के कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, लेकिन फैक्ट है, जो फैक्ट है उसको कैसे छुपाया जाए। नहीं, तो फैक्ट तो है, वो तो ठीक है। जहाँ तो उमर साहब की बात है, वो जो भी आज तक बोलते आए हैं, आप उनसे परिचित हैं, एंटी इंडिया बोलते हैं, एंटी 370 बोलते हैं, परंतु कल इंटरेस्टिंगली न्यूज़ एक्स के ऊपर उनका प्रिया सहगल जो एक उनकी वरिष्ठ पत्रकार है, वो उनके साथ चल रही थी उनके कैंपेन में कुपवाड़ा के एक गाँव में। तो वहाँ पे मैंने उनको एड्रेस करते भी सुना, और 2 बार उन्होंने उसको, उनका प्रिया सहगल जी ने उनका इंटरव्यू लिया। तो मुझे लगा कि उमर साहब की भी जो टोन है ना, वो बदल चुकी है।
अभी वो इतने फिरोशियस एंटी इंडिया नहीं है। साथ में उनके दोनों बेटे भी थे, जहीर और जमीर। वो सब ये कह रहे थे कि हम लोग इस वक्त डेवलपमेंट के साथ हैं और डेवलपमेंट हमारा एजेंडा है, कि अगर यहाँ पे बिजली नहीं आती है, 2 घंटे बिजली आती है, सोलर पे रहना पड़ता है या जनरेटर पे रहना पड़ता है, तो अगर मैं पत्रकार होता तो मैं उनको पूछता कि सर अगर बिजली 2 घंटे आती है, वो कोई भी कारण रहा हो, परंतु अगर यहाँ पे जनरेटर और सोलर है और वो भी रिमोट गांव है कुपवाड़ा का जहाँ बर्फ पड़ी हुई है, तो इसका मतलब यह है कि डेवलपमेंट यहाँ हो चुकी है। परंतु उनके जो तेवर देखे मैंने, वो बहुत ही शांत थे, बहुत ही आई वुड से प्रो इंडिया। खैर वो करते ही हैं बात, पॉलिटिशियन है, तो ये काफी फर्क पड़ा है, उनके भी नैरेटिव में भी फर्क पड़ा। ये कल 1 घंटे का प्रोग्राम मैंने देखा उनका, पूरा का पूरा कैंपेन वगैरह जो था। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में ये सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, उन्होंने जब लोगों को कुछ बोलना, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, परंतु जो लोग लोअर लेवल पे हैं, अब उनको समझ में आ गई है कि 30, 35, 40 साल हमने काफी सफर किया और हमने पूरी जनरेशन, 2 जनरेशन खराब हो गई। अब अगली जनरेशन, उसके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, टीवी है, तो उनको पता है दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। तो इसलिए शायद वो बात सही ना हो। वीर साहब, अब देखना यह है कि 5वें जो 6ठे चरण में जब यहाँ पे अनंतनाग का चुनाव होगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए भी, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से मिलिटेंसी हम कह सकते हैं कि कश्मीर से पीर पंजाल में शिफ्ट कर गई है, और आपने देखा भी पिछले 2 सालों से क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। देखिए, चैलेंज तो डेफिनेटली होगा, परंतु इसमें शायद मेरे ख्याल में ये भी एक सोची समझी मूव है इलेक्शन कमीशन की, कि अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसीज और राजौरी पुंछ का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसका चुनाव एंड में रखा, लास्ट फेज में। अभी क्या होगा कि जब सारी 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज खत्म हो चुकी हैं, सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस, वो सब की सब यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात। और मेरे ख्याल में उससे सिक्योरिटी सिचुएशन जो है इंप्रूव होगी और मे बी फैसिलिटेट करेगी बेटर वोटर टर्नआउट के लिए। तो बाकी देखते हैं होता क्या है, बट मेरा सोचना यह है कि शायद वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बिल्कुल सही कहा आपके बीर साहब। हम थोड़े ही दिन रह गए हैं, तो देखेंगे आने वाले चुनावों में क्या होता है, लेकिन इस बीच पे भी हमारी निगाह रहेगी कि क्या कुछ हो रहा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर। कभी भी कुछ, किसी वक्त भी कुछ होगा तो हम अपने दर्शकों को इसकी जानकारी देंगे। आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए तो इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।